हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह। आइए आज हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए प्रवक्ता पद के लिए जो विज्ञापन आया है और उससे संबंधित जो वैकेंसी आई है उसके बारे में देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने टीजीटी से संबंधित वीडियो बनाया था, उसमें देखा सारी चीज़ें, टीजीटी का एग्ज़ाम फॉर्म से लेकर सारा कुछ। और आज हम पीजीटी को देखेंगे, पीजीटी, ठीक है। तो पीजीटी के बारे में देख लेते हैं आज क्या क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। विज्ञापन पंजीकरण कब से होगा, रिजल्ट एग्ज़ाम कब होगा, सारी चीज़ें जो जो चीज़ें दे रखे हैं इन्होंने विज्ञापन में। और इसके अलावा कितने संख्या में पद आए हुए हैं ये भी सारा कुछ आज देखते हैं। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी किया गया है ये विज्ञापन है। विज्ञापन संख्या 0221। आइए देखते हैं क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन भाग पंजीकरण की प्रारंभ की जो तिथि है वो 16 मार्च 2021 से प्रारंभ की जा सकती है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की भी तिथि 16/3 से ही प्रारंभ है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 11/4 अगले महीने 11/4 तक है। और इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 13 मार्च 2021 है। और ऑनलाइन आवेदन यानी भाग 2 अंतिम रूप से सबमिशन फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो 15/4/2021 है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 0221 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त कितने पद, 2595 पदों के विषयवार वर्गवार, वही बात है, विषयवार भी है और वर्गवार भी उनका अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें, ठीक है। देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण निर्देश में। वही जो टीजीटी में सारे निर्देश थे वही निर्देश हैं। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात दी है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें, यानी वो पात्र हैं या नहीं ये चीज़ पहले फिक्स कर लें तभी फॉर्म भरें। सुनिश्चित कर लें कि आवेदन की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी शर्तों को वे धारण करते हैं या नहीं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र ऑनलाइन उन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी भी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने पर, पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने पर असमर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व किसका होगा, अभ्यर्थी का होगा। तो अगली चीज़ है कि प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं, अगर आप अलग अलग करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे जहां यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में। लिखित परीक्षा ऋणात्मक अंक नहीं है। लिखित परीक्षा में क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसके अलावा किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान लागू है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो इसमें दे रखा है सारा कुछ आप लोग इसको देखिएगा कि किसको किसके वेटेज कितना मिलेगा। इसके अलावा आपको
ये याद रखना है कि 15 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021 से पहले आपको फॉर्म पूरी तरह सबमिट कर देना है। और कोशिश करें कि पहले से पहले ही कर दें, क्योंकि अंतिम समय में प्रॉब्लम होने लगती है किसी न किसी तरीके की। तो उससे पहले ही अपना आवेदन आप लोग कर दें पूरी तरह से, सारा कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी सूचनाओं का सत्यापन कर लें। ठीक है। लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, वही सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर से कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध सहित अन्य अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन किसी भी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु अभ्यर्थी 10 बजे से 5 बजे तक ये नंबर दे रखे हैं, इन पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश भी दे रखा है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें एवं तत्पश्चात ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश और सामान्य अनुदेश तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों द्वारा उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। यहां अभ्यर्थी को ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशन जो है दिखाई देंगे। नोटिफिकेशंस के सम्मुख 3 बटन उपलब्ध हैं। यूजर इंस्ट्रक्शंस, अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरा है व्यू एडवर्टीजमेंट, मतलब पूरा विज्ञापन देखने के संबंधित। अप्लाई, और अंतिम जो है तीसरा अप्लाई यानी आवेदन करने से संबंधित है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य 3 चरणों में किया जाएगा। ये 3 चरण जान लेते हैं कौन कौन से 3 चरण हैं। तो ये 3 चरण है। पहला है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फीस भुगतान, तीसरा है फॉर्म सबमिशन। ये 3 स्टेज के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग कि किसको कितना इसमें पैसे कितने किसको लगेंगे। सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग को 750 रुपये लगेगा, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सहित 700 रुपये लगना है, लेकिन प्लस 50 रुपये जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 750 टोटल लगेगा। उसी प्रकार EWS के लिए 650, अन्य OBC के लिए 750, यानी जनरल OBC का सेम लगेगा। अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, रंगीन फ़ोटो वगैरह का, और फ़ोटो का साइज वाइज थोड़ा ध्यान से अच्छे से भरिए। जो लोग खुद से भर रहे हैं और जो साइबर कैफ़े में भरवा रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और फ़ोटो के बारे में कहा जा रहा है कि जो 5 KB और 30 KB के मध्य होनी चाहिए, रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए। सब कुछ दे रखा है, आप लोग इस सबको देखिएगा। रिक्त पदों की संख्या के बारे में देख लेते हैं। उपयुक्त विज्ञापन संख्या 02/2021 द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता के लिए कुल 2595, कितने पद? 2595। PGT के लिए कितने पद हैं हमारे पास? 2595, जबकि हमने देखा था TGT के लिए जो पद थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, 12,000 प्लस पद थे। ठीक है। तो 2595 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार सारा कुछ वर्णन दिया गया है। आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना। जो अभी तुरंत हाल ही में इतने से कम होंगे, 1 जुलाई 2021 को जो 21 साल से कम होंगे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अर्हता की तिथि जो है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा शैक्षिक योग्यता के बारे में देख लेते हैं। अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई नियमावली के अध्याय 2 के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञों द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित यथा परिवर्धित
योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं के रूप में संलग्न होगा। वेतन जो मिलेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखना जरूरी है। प्रवक्ता संवर्ग के लिए जो पैसे मिलेंगे वो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक का मिलेगा। और इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ ये कि ग्रेड पे जो उसका होगा वो होगा 4800 का, जबकि टीजीटी वाले का 4600 का ग्रेड पे था, याद है आपको। तो इस प्रवक्ता के लिए थोड़ा ग्रेड पे भी बड़ा है और टोटल सैलरी भी ज़्यादा है। आरक्षण के बारे में वो सारी चीज़ें जो अभी तक सारी यूपी में जो भी लागू है आरक्षण के नियम उसी के आधार पे होगा। परीक्षा केंद्र क्या होगा, सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि सूचना यथासंभव दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र पर अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम देने जाने से पहले सब कुछ सेंटर उंटर अच्छे से देख लेना। अगली चीज़ है भर्ती की प्रक्रिया जो है वो कैसी होगी। तो भर्ती की जो प्रक्रिया होगी लिखित आधार पर होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक। देखिए आइए यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। नियमावली 98 बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। तो इसमें जो है लिखित परीक्षा का जो भार होगा वो 85% होगा, यानी जो आप लिखित परीक्षा के माध्यम से अंक प्राप्त करेंगे उसका 85%। साक्षात्कार के आधार पे 10%, ठीक है। तो 85-10 हो गए 95, 95 और 5% का जो भार है वो आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक। साक्षात्कार के आधार पर 10% जो अंक मिलेंगे विभाजित किए जाने के उनको कैसे विभाजित किया गया है, उनको विभाजित किया गया है। पहली चीज़ ये कि सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, दूसरा व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% और अभिव्यक्ति के योग्यता के आधार पर 3% अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार टोटल ये 3 3 6 6 4 10 हो जाएगा, 10%, ठीक है। इसके अलावा आपको देखते हैं क्या क्या और लाभ मिलने वाला है कैसे। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक आपको मिलेंगे। डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2%, यदि आप पीएचडी हैं तो आपको 2% मिलेगा। शिक्षक परास्नातक एमएड की उपाधि अगर रखते हैं तो उसका 2% अलग से मिलेगा। इसके अलावा बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के आधार पर कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। क्या लिखित परीक्षा 425 अंक की होगी। साक्षात्कार 50 अंक का होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(4) में निहित व्यवस्था अनुसार विशेष योग्यता पर अधिभार डॉक्टर पीएचडी सबको मिला के 25%, कुल मिला के 500 अंक का पेपर होगा। टोटल फाइनली 500 अंक होंगे, उसके आधार पे आपका चयन होगा, ठीक है। ये सब कुछ देखने के अलावा लिखित परीक्षा के बारे में प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु फ्रेश और तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कितने का होगा? 425 अंकों। अभी हमने ऊपर भी देखा 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, 125 प्रश्न होंगे, ठीक है। और टीजीटी वाले में भी ऐसे ही है। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय अवधि जो है 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट में आपको 125 प्रश्न करने होंगे। ऐसे ही सेम उसमें भी था। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रश्न का स्वरूप कैसा होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे जिनमें से केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्र में काली स्याही के बाल पेन से भरना होगा। तदर्थ प्रवक्ता संवर्ग के लिए सारा कुछ दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिए। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट फ्रेश और तदर्थ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन हेतु पैनल जो है फ्रेश अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंकों की योग तथा तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक एवं सेवा
आधारित अधिभार अंकों के योग जो किसी भी दशा में 500 जो पूर्णांक उससे अधिक नहीं होना होगा के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के चयन है तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड चयन नियमावली 1998 के 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या अधिक किंतु 25% से अनधिक समेकित पैनल सूची मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। ठीक है, और ये सारा कुछ दे रखा है। अभ्यर्थी हो तो सामान्य अनुदेश दे रखा है। कोई पुरुष किसी बालिका में किसी अध्यापक पद में नियुक्ति के पात्र नहीं, सारा कुछ देख रखा है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। महत्वपूर्ण अनुदेश भी देखा है। किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत प्रस्तुत करने पर जिनके प्रमाण पत्र के आधार पुष्टि नहीं की जा सकती, ये सब बुरा माना जाएगा। ये सारा कुछ देख लीजिएगा। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि के उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई और चीज़ मान्य नहीं होगी। सारा कुछ देख लीजिएगा। इसके अलावा आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। अभ्यर्थी के अर्ह अनर्ह होने के संबंध में चयन बोर्ड का निर्णय ही अंतिम होगा। ये सारा कुछ देख लीजिए। ये सारा कुछ पिछले टीजीटी वाले में भी मैंने बता रखा था कि इनका एक स्वरूप सारी चीज़ों को दे रखा है कि एससी के लिए जो प्रमाण पत्र होगा उसका स्वरूप क्या होगा, एसटी के लिए जो प्रमाण पत्र का स्वरूप होगा उसका क्या होगा, ओबीसी के लिए क्या होगा, विकलांगों के लिए क्या होगा, सारा स्वरूप दे रखा है। आश्रितों के स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए क्या होगा, खेलकूद के लिए क्या होगा। और अब देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसमें पदों की संख्या दे रखा है। वो पदों की संख्या प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए दे रखा है। प्रवक्ता में हिंदी में बालक जनरल को 213 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 90, एससी पर 58, एसटी के लिए 2, कुल मिला के 363 सीटें हिंदी में प्रवक्ता पद के लिए हैं। इसके अलावा इंग्लिश के 269 सीटें हैं। इसके अलावा भूगोल की 250 सीटें हैं। फिर 232 सीटें संस्कृत की हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, कुल मिला के हमारे पास 21 विषयों में ये ले रहे हैं। टोटल 21 विषयों में पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। 21 विषयों में 21 विषय में 21 विषयों में पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वो सारे विषय कौन कौन से हैं। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र। इतना ये सब कुछ दे रखा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बालिका वर्ग के लिए भी दे रखा है। बालिकाओं के लिए सीटों की संख्या काफ़ी कम है और इसमें जो है 2 चीज़ों में बालिकाओं के लिए पद हैं ही नहीं। जैसे हिंदी में देखिए, जनरल के लिए आप देख रहे हैं कि 24 सीट है लड़कियों के लिए, 12 सीट ओबीसी के लिए। ठीक है, इसके अलावा एससी के लिए केवल 11 सीट, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं, कुल मिला के 47 सीट। फिर इसके बाद बालिका वर्ग में अगला देखें 28 सीटें अर्थशास्त्र के लिए, इतिहास के लिए 22 सीटें, 28 सीटें इंग्लिश के लिए, 30 सीटें नागरिक शास्त्र के लिए और 34 सीटें संस्कृत के लिए। कुल मिला के 314 सीटें हैं बालिका वर्ग में। तो ये होने के अलावा इसके अलावा यहाँ देखिए क्या क्या आपको आवश्यकता है। यदि आप हिंदी से आप भर रहे हैं पीजीटी का फॉर्म तो आप देखें क्या क्या आपको ज़रूरत है। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत विद्यालय वाराणसी, अब संपूर्णानंद, वाराणसी जो नाम था उसका अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी हो गया ना, उससे किया होना चाहिए। प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान सारा कुछ दिया है। 5 अप्रैल 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों तो इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति होगी। और वहीं यदि आपके पास बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो और खेलकूद या प्रतियोगिता संबंधित टीम के माध्यम से भाग लेने, राज्य स्तर की टीम में भाग लेने का जो आपके पास प्रमाण पत्र हो तो इसके जो अंक हैं वो आपको अलग से मिलेंगे। और ये चीज़ सारे के सारे उसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ सभी के लिए लागू है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको मैं बता दूं, जैसे गणित से आप भर रहे हैं तो एमए तथा एमएससी गणित होना चाहिए, प्रशिक्षण वरीयमान। ठीक, इसके अलावा
अथवा हो सकता है कि गणित में त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम जो हम जैसे MSc BSc करते हैं, BA ऑनर्स सहित BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयतामान, ये सारा कुछ दे रखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अंग्रेजी से यदि आप लोग देते हैं, PGT का फॉर्म भरते हैं, तो आपको क्या चाहिए, अंग्रेजी से भरने में नियमों से और स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री, समझ रहे हैं। इसके अलावा यदि आप संस्कृत से भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपके पास संस्कृत में MA प्रशिक्षण वरीयमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज संपूर्णानंद का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता आपके पास वरीयमान होना चाहिए। इसके अलावा MCOM होना चाहिए यदि आप वाणिज्य से भरते हैं। इसके यदि कृषि से भरते हैं तो MSc कृषि से होना चाहिए। इसके अलावा संगीत से भरती हैं तो संगीत का अलग। अर्थशास्त्र से यदि आप भरते हैं तो देख लेते हैं, तो अर्थशास्त्र MA अर्थशास्त्र में होना चाहिए अथवा MCOM तथा अर्थशास्त्र सहित BCOM प्रशिक्षण होना चाहिए। त्रिस्तरीय सहित अर्थशास्त्र में BA ऑनर्स प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो ऑनर्स होता है वो MA के समान होता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट विशेष में आप ऑनर्स करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी MA के बराबर आपको नॉलेज मिल जाता है। तर्कशास्त्र में यदि करते हैं तो दर्शन शास्त्र में MA अथवा BA ऑनर्स होना चाहिए। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित साथ में इंटरमीडिएट अथवा BA तथा MA में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक विषय रहा हो। नागरिक शास्त्र में यदि आप करते हैं तो आपको MA राजनीति में होने चाहिए। नागरिक शास्त्र में यदि करते हैं तो MA राजनीति से होनी चाहिए आपके प्रशिक्षण वरीयतामान तथा त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में BA ऑनर्स प्रशिक्षण होना चाहिए, या अथवा दे रखा है कि त्रिस्तरीय जो राजनीति शास्त्र में BA ऑनर्स होना चाहिए। इतिहास से यदि आप देते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें देख लेते हैं। तो इतिहास में यदि देते हैं तो इतिहास में MA प्रशिक्षण वरीय होना चाहिए। MA में इतिहास में MA होना चाहिए। प्रशिक्षण वरीयमान का मतलब ये है कि इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में MA प्रशिक्षण वरीयमान। इतिहास में देखिए क्या क्या, आपको या तो आप MA कर रखे हैं इतिहास से, या प्राचीन भारतीय इतिहास में MA कर रखे हैं, या इतिहास में त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम BA ऑनर्स कर रखे हैं। इसके अलावा टिप्पणी के रूप में देख लीजिए, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जाएंगे। स्नातकोत्तर यानी PG उपाधि प्राप्त मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही भूगोल है, मनोविज्ञान, समाज, भूगोल में भी देख लेते हैं। भूगोल में MA अथवा MSc प्रशिक्षण वरीयमान और भूगोल में त्रिस्तरीय BA ऑनर्स होना चाहिए या BSc ऑनर्स होना चाहिए। ये सारा कुछ दे रखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये सारा कुछ एक साथ इतना कुछ दे रखा है, और किसको क्या चाहिए वो भी दे रखा है, शेड्यूल सारा कुछ दे रखा है। तो एक चीज़ मैं आपको एक बार और बता दूं हिंदी के बारे में। हिंदी में काफ़ी कुछ दे रखा है ना, इसलिए हिंदी के बारे में फिर से पढ़ देते हैं। हिंदी से यदि आप PG करते हैं, हिंदी से यदि आप PGT के फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, MA में हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA, ये हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत विद्यालय संपूर्णानंद से होना चाहिए। ठीक है, अथवा हिंदी में MA के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद हेतु प्रोन्नति हेतु BA में संस्कृत विषय की अनिवार्य से मुक्ति रहेगी। ठीक है, हिंदी में MA के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं में प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद प्रोन्नति हेतु BA में संस्कृत विषय की अनिवार्यता मुक्त रहेगी। ये सारा कुछ दे रखा है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।